प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको वलित पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसमें कोवर का भूसंगति सिद्धांत, होम्स का संवहन तरंगीय सिद्धांत, डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत एवं जोली का रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत और पांचवा है प्लेट विवर्तन सिद्धांत। इनमें सब मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो है होम्स का संवहन तरंगीय सिद्धांत। आर्थर होम्स ने अपने संवहन तरंगीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1928 व 1929 में भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के लिए किया। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो मंडलों में विभक्त किया। ऊपरी मंडल को क्रस्ट तथा निचली मंडल को अधस्तर का नाम दिया। क्रस्ट की रचना सियाल अर्थात सिलिका व एल्यूमिनियम से तथा अधस्तर जिससे कि हम सबस्ट्रेटम कहते हैं की रचना सीमा अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम से हुई है। सियाल सागरों के नीचे नहीं पाया जाता है, जबकि सीमा सागरों के अंतर्गत पाई जाती है। पृथ्वी पर सियाल की परत कम पतली पाई जाती है, लेकिन सीमा की परत है जो अधिक मोटी पाई जाती है। अतः संवहन तरंगीय सिद्धांत की उत्पत्ति के विषय में जो आर्थर होम्स ने बताया है, उनका मानना है कि सियाल जो कि सागरों के नीचे एक पतली परत के रूप में पाई जाती है। संवहन तरंगों की उत्पत्ति चट्टानों में स्थित रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित होती है। अर्थात जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वे अधिकांशतः ग्रेनाइट शैल में अधिक पाए जाते हैं। अर्थात जो रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं उनमें जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, प्लेटिनियम है, जिर्कन है आदि पदार्थ होते हैं। होम्स ने बताया यद्यपि पृथ्वी के ऊपरी भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, परंतु तापमान अधिक नहीं पाया जाता है, क्योंकि ऊपरी सतह से संचलन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा का लगातार क्षय होता रहता है। इसके विपरीत अध स्तर में रेडियो सक्रिय पदार्थ कम होते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है क्रस्ट में रेडियो जो सक्रिय पदार्थ है वो 75% तक पाए जाते हैं, जबकि दूसरी परत सीमा के अंतर्गत रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं वो 25% तक पाए जाते हैं। लेकिन ऊपरी परत में जो रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं उनका क्षय एवं विनाश अधिक हो जाता है, जबकि दूसरी परत सीमा है उसके अंतर्गत रेडियो जो सक्रिय पदार्थ हैं जब उनका विखंडन एवं विसर्जन होता है तो वहाँ उनका जो ऊर्जा का जो विनाश है वो कम होता है, इसलिए वहाँ पर ताप अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार होम्स ने बताया कि उनसे ताप का संचय होता रहता है, अर्थात सीमा के अंतर्गत ताप का संचय होता रहता है, जिस कारण अध स्तर में तापक्रम बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गर्भ में संवहन तरंगें उत्पन्न होकर ऊपर की तरफ चलने लगती हैं, जिसके कारण पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पहुंचकर वो जो संवहन तरंगें हैं वो दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। पहला है जिस स्थान पर दो संवहनी तरंगें अलग होकर एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं वहाँ पर फैलाव होने से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात पृथ्वी के जो आंतरिक भाग से संवहन तरंगें ताप के अधिक संचय होने के कारण जब पृथ्वी का आंतरिक भाग अधिक गर्म हो जाता है तो वहाँ से संवहन तरंगें हैं वो उठती हैं और उठने के बाद वो ऊपर की ओर अर्थात अग्रसर होती है, जिसके कारण वो पृथ्वी की ऊपरी परत है उससे टकराती है। इसके बाद होम्स ने बताया कि जिसके कारण स्थल भाग दो खंडों में विभक्त होकर विपरीत दिशाओं की ओर हट जाता है। अर्थात जैसे ही संवहन तरंगें हैं पृथ्वी की ऊपरी परत से टकराती हैं तो जो संवहन तरंगें हैं वो टकराने के बाद दो विपरीत दिशाओं में परिवर्तित हो जाती हैं तथा बीच वाले खुले भाग में सागर का निर्माण होता है। जब पृथ्वी पर जो संवहन तरंगें उठती हैं उठने के बाद जब ये दो विपरीत दिशाओं में जाती हैं तो बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और तनाव की स्थिति उत्पन्न होने के कारण वहाँ पर जो दरार या फटन या चटकने पड़ जाती हैं, जिससे कि धीरे धीरे वहाँ पर भूसंगति का निर्माण होता रहता है।
दूसरा उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर दो केंद्रों से ऊपर उठने वाली संवहन तरंगें पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पहुंचकर वह मुड़कर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं, तो उसे अभिसरण के कारण दबाव की स्थिति या शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात जब दो संवहनी तरंगें उठकर एक दूसरे की ओर आती हैं तो इससे कहते हैं अवरोही क्रम। तो एक दूसरे के तरफ आती हैं, तो आने के बाद जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आएंगे और करीब आने के बाद जैसे पृथ्वी की निचली पपड़ी है वहाँ से आने के बाद ये वापस ये नीचे की ओर जाती हैं, तो उनमें संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और दबाव की स्थिति उत्पन्न होने के बाद धीरे धीरे वहाँ के जो स्थलीय भाग है या पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहाँ से धीरे धीरे उठाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि ये दो डायग्राम इन्होंने बताया गया है कि पहला है जैसे महाद्वीपीय लिख रखा है, दूसरा इसमें आरोही तरंगे। इसमें जो संवहन तरंगे हैं वो ऊपर की तरफ उठ रही है और ऊपर की तरफ उठने के बाद में ये जैसे ही ऊपर की ओर जाती है तो दोनों जो संवहन तरंगे हैं वो विपरीत दिशा की ओर जा रही हैं। विपरीत दिशा में जाने की वजह से यहाँ पर जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है और तनाव की स्थिति उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर जो स्थल भाग है या स्थल खंड है उसमें अवतलन होता है और अवतलन के कारण स्थल खंड नीचा होता है, जिससे कि धीरे धीरे वहाँ पर भूसन्निधि का निर्माण होता है। दूसरा जिसमें बताया कि आरोही तरंगे होता है। आरोही तरंगे में जो दो विपरीत संवहन तरंगे हैं जो एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो आने के बाद जैसे ये पृथ्वी के जो निचले भाग से टकरा रही हैं, निचली ऊपरी परत के निचले भाग से टकराती हैं, तो दोनों एक दूसरे से फिर ये नीचे की ओर अग्रसर होती हैं। नीचे की ओर अग्रसर होने के कारण इनसे जो संकुचन एवं संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है और संकुचन संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होने के कारण जैसे भिछाव होता है, जैसे हम किसी भी संडा से जब भीजते हैं तो कोई भी चीज़ है जो ऊपर उठती है, तो उछलने के उसके बाद में संपीड़न की स्थिति के कारण धीरे धीरे वो स्थल भाग है वो ऊपर धीरे धीरे उठता जाता है। इस प्रकार होम्स ने बताया कि महाद्वीप तथा महासागरों दोनों के नीचे तरंगों की उत्पत्ति होती है, परंतु महाद्वीपों के नीचे उठने वाली संवहन तरंगें अधिक वेगवती होती है, क्योंकि महाद्वीपीय चट्टानों में रेडिय सक्रिय पदार्थ अधिक मिलते हैं। क्योंकि ग्रेनाइट जो चट्टान होती है उसमें रेडिय सक्रिय पदार्थ हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। संवहन तरंगों की उत्पत्ति कई केंद्रों से होती है तथा ये उत्पत्ति केंद्रों से या केंद्र के बदलते रहने के कारण भी होती रहती है। महाद्वीप तथा महासागरों के नीचे उठने वाली आरोही संवहन तरंगें जैसे कि डायग्राम में इसमें बताया गया। सबसे पहले डायग्राम है ये प्रथम अवस्था में ये भूसन्निधि की अवस्था होती है और इसमें भूसन्निधि की अवस्था में जो दो ओर से जो संवहन तरंगें उठती हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत या टकराने की स्थिति में होती है और जैसे ये स्थल खंड पर आती हैं पृथ्वी के जो ऊपरी परत के से टकराती हैं, टकराने के बाद वापस ये जब नीचे की ओर होती है तो इनमें तनाव की या संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, तो स्थल भाग है वो धीरे धीरे नीचे की ओर जा हो रहा है। द्वितीय अवस्था जैसे ही इनकी संवहन तरंगों की स्थिति या ताप की स्थिति जब अधिक होती है और ताप की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो संवहन तरंगें से धीरे धीरे संपीड़न संकुचन की मात्रा बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे जो ऊपरी भाग है वो फोल्ड यानी संकुचन के रूप में धीरे धीरे वो ऊपर उठ रहा है। तृतीय अवस्था जो कि पर्वत निर्माण की स्थिति होती है, इसमें संवहन तरंगे जो कि नीचे से तो इतनी कोल्ड होती हैं और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती हैं तो अधिक गर्म होती हैं और अधिक गर्म होने के कारण ये जो ऊपर की जो परत है उसमें संकुचन की स्थिति अधिक उत्पन्न करती है, जिससे धीरे धीरे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इस तरह से जो वलित पर्वतों का निर्माण होता है तो हम देखते हैं कि विश्व के अधिकांश जो वलित पर्वत जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर है, ये संयुक्त राज्य या उत्तरी अमेरिका में जो पश्चिम की तरफ फैला हुआ है जो उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वत जो कि वलित पर्वत है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। इसी तरह हम देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज पर्वत है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, लेकिन वो उसके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में फैला हुआ है। इसी तरह हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसी तरह यूरोप में जैसे प्रेनीज पर्वत जो कि एक वलित पर्वत है जो फ्रांस एवं स्पेन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसी तरह इस यूरोप का सबसे प्रसिद्ध पर्वत जो आल्प्स पर्वत है वो
इटली है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, इनमें आदि में फैला हुआ। इसी तरह यूराल पर्वत, वो जो कि एक वलित पर्वत है, वो एशिया और यूरोप महाद्वीप की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसी तरह एशिया महाद्वीप में जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली अनेक श्रृंखलाएँ हैं, जैसे थियानशान पर्वत है, अल्टाई पर्वत है, अल्टाई तांग पर्वत है, सिंगिंग शान पर्वत है, नानकिंग पर्वत है, आदि पर्वत है, ये भी वलित पर्वत है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं कि वलित पर्वतों में जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है, जो उत्तर से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। अर्थात जितने भी जो वलित पर्वत है, इनकी उत्पत्ति को होम्स ने अपने सिद्धांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जिसमें बताया गया है कि होम्स ने बताया कि जलमग्न तटों के नीचे मिलकर ये जो संवहन तरंगें हैं, वो जलमग्न तटों के नीचे मिलकर नीचे मुड़ती हैं, तो संपीड़न के कारण इस भाग का अवतलन होता है तथा भूसन्निधि का निर्माण होता है। जैसे ही दो संवहनी तरंगे एक दूसरे की ओर आती हैं और आपस में जहाँ पर ये मिलती हैं, मिलने के बाद में ये वापस नीचे की ओर जाती है, जिसके कारण संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, और संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होने के कारण स्थलीय भाग है उसमें अवतलन होता है, और अवतलन होने से धीरे धीरे भूसन्निधि का निर्माण होता जाता है। इस तरह भूसन्निधि की स्थिति गिरते हुए स्तंभ के ऊपर अवरोही तरंगों के ऊपर होती है, जैसे कि डायग्राम में बताया था आपको। जैसे ही जो ऊपर से जो गिरते हुए भूस्तंभ है, जैसे जैसे वो नीचे की ओर जा रहे हैं, तो अवतलन की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, और वो भूसन्निधि को धीरे धीरे अधिक गहरा करते जाते हैं। इसके बाद होम्स ने बताया कि आरोही तरंगे महाद्वीपों तथा महासागरों की तली के नीचे कुछ भागों को उच्च तापक्रम के कारण पिघलाकर उन्हें भूसन्निधि में जमा करने लगती है। अर्थात जो जैसे जैसे भूसन्निधि का जो भाग है, वहाँ पर जो ऊपर से उठने वाली जो संवहन तरंगें हैं, वो उनको पिघलाकर और वहाँ पर अवसादों का निर्माण करती रहती हैं। आगे बताया है इस तरह महाद्वीप जो परत है वो धीरे धीरे पतली होने लगती है, तो लगातार संपीड़न तथा तलछट निक्षेप के कारण भूसन्निधि क्रम से भूसन्निधि में निरंतर दशा होता रहता है, और संवहनी तरंगों की जो क्रियाएं हैं वो चक्रीय पद्धति के रूप में चलती रहती हैं। इस तरह भूसन्निधि का निर्माण पर्याप्त होता है। जैसे जैसे भूसन्निधि के निर्माण, जैसे बताया गया कि भूसन्निधियों के निर्माण के फलस्वरूप पर्वतों की उत्पत्ति होती है तथा उसका उत्थान होता है। जैसे ही भूसन्निधि अपनी पूर्णकालिक अवस्था में आ जाती है और पूर्ण रूप से भर जाती है, तो उसमें संपीड़न की स्थिति अधिक उत्पन्न होने के कारण धीरे धीरे इसमें उत्थान होता है, और उत्थान वापस धीरे धीरे एक वलित पर्वत का रूप धारण करता हुआ चला जाता है। धन्यवाद।